जो हमने एग्जांपल्स अभी इससे पिछले वाले क्लासेस में किए थे, सबसे पहले कौन सा एग्जांपल किया था? मैकुलोच पिट्स न्यूरॉन, ठीक है। और मैकुलोच के बाद फिर हमने सबसे पहले था हमने सबसे पहले पढ़ा हमने न्यूरॉन। न्यूरॉन के बाद फिर हमने क्या पढ़ा था? परसेप्ट्रॉन। और इसके बाद जो हमने इससे पहले जो पढ़ा था वो था एडेलाइन एंड मैडेलाइन। यही तीन चीजें पढ़ी थी हमने, न्यूरॉन, परसेप्ट्रॉन, देन एडेलाइन एंड मैडेलाइन। जब न्यूरॉन के केस में हमने एंड गेट, एंड नॉट गेट और एक्सोर गेट, इन सब का रियलाइजेशन इससे पहले पढ़ लिया था। फिर परसेप्ट्रॉन के लिए पढ़ा। इसके बाद और जब हम एडलाइन और मैडलाइन पढ़ रहे थे तो वहां पर ये बताया था कि इनका ही, एडलाइन और मैडलाइन का ज्यादातर यूज होता है। फिर जब हमने एक्सोर गेट को रियलाइज किया था तो एक्सोर गेट के केस में हमने एक चीज कंक्लूड की थी कि हिडन लेयर मैंडेटरी है ना। यहां तक याद है सभी को? अभी जो नेक्स्ट जो है, एक्चुअली आप जब आप क्वेश्चन पेपर देखोगे तो क्वेश्चन पेपर में एक क्वेश्चन आता है कि एक्सोर गेट या एक्सोर लॉजिक कैन बी इम्प्लीमेंटेड यूजिंग एडेलाइन और नॉट, मींस एक्सोर कैन बी implemented using adeline और नॉट। एक ये 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। और इसके बाद दूसरा इसी में होता है, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट यूजिंग मेडेलाइन। ये क्वेश्चन ऐसा है ना जो अक्सर हर बार फाइनल एग्जाम में आता है। तो एक्सोर को मेडलाइन से इंप्लीमेंट करने या एक्सोर लॉजिक को मेडलाइन में इंप्लीमेंट करने के लिए अगर मैं सीधा यहाँ पर मेडलाइन में इसका इंप्लीमेंटेशन बताता तो ये पॉइंट शायद क्लियर नहीं होता। और या फिर हम इसमें कहें न्यूरॉन, इसकी एडलाइन या मेडलाइन में इनमें हम ट्रेनिंग कैसे कर रहे हैं वो क्लियर नहीं होता। इसलिए पहले मैंने न्यूरॉन की ट्रेनिंग बताई, फिर उसके बाद परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग बताई। और जब परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग बता रहे थे तब एक टर्म मैंने यूज किया था, इपोच। तो वहां पर हमने केवल एक ही पॉच की बात की थी। हेलो, आवाज आ रही है? यस सर। ठीक है। यस सर। वहां पर मैंने केवल एक ही पोच की बात की थी। बट जब हम मेडलाइन की बात करेंगे तो यहाँ पर इपोच, तब तक इपोच चलाएंगे या उतने इपोच तक हम उस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उसका कन्वर्जेंस क्राइटेरिया मैच नहीं कर जाता। कन्वर्जेंस जब तक मैच नहीं कर जाता। अब कन्वर्जेंस मैच करने के लिए या तो आप ये कंडीशन डिसाइड कर दो कि नंबर ऑफ इपोच कितने तक, 5, 10, या नंबर ऑफ इटरेशन को अगर मैं बात करूं तो 2 इटरेशन, 3 और 5 और 10 इटरेशन। और जो आउटपुट है दिस विल बिकम इक्वल टू टारगेट। तो इस कंप्लीट प्रोसेस को आज जो हम पढ़ेंगे ना मेडलाइन, और मेडलाइन में एक्सोर का इंप्लीमेंटेशन कैसे होगा ये आज पढ़ना है। और इसके लिए जब हमने मेडलाइन और एडलाइन और मेडलाइन आपको बताए थे तो वहां पर एक मेडलाइन के लिए एक एल्गोरिथम बताई थी, MR1 और MR2 एल्गोरिथम। तो ये जो है ना MR1 एल्गोरिथम जिसके थ्रू हम एक्सोर का इंप्लीमेंटेशन करेंगे, तो वो एल्गोरिथम मैं यहाँ पहले फिर दोबारा से आपको बता रहा हूँ कि एल्गोरिथम होती क्या है। देन उस एल्गोरिथम में उस जो है ना एक्सोर गेट का इंप्लीमेंटेशन यूजिंग दैट एल्गोरिथम। ठीक है। तो सबसे पहली चीज है इसमें स्टेप 1,
स्टेप 1 एल्गोरिथम का मैंने टाइटल ऑलरेडी वहां पे लिख दिया था, मैं फिर से लिख देता हूँ MR1 या MR जिसको अभी ये एल्गोरिथम। स्टेप 1 सबसे पहले जो इसके स्टेप होगा वो है आप इनिशियलाइज करोगे, इनिशियलाइज वेट एंड बायस। अच्छा एक चीज और यहाँ पर देख ले कि हम मैडलाइन की बात कर रहे हैं, तो मैडलाइन में हिडन लेयर जरूर होगी। जिस तरीके से हमने परसेप्ट्रॉन में ट्रेनिंग में बात की थी, तो अगर हिडन लेयर में इसका एक नेटवर्क अगर यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ, तो ये हो जाएगा आपका x1, दिस विल बी x2, और ये क्या होगा आपका z1, ये क्या होगा z2, और दिस विल बी y। x1 में ये यहां से x1 से जो z1 कनेक्ट होगा, दिस विल बी, जो इसका जो वेट होगा दैट विल बी W11। x1 से जो z2 कनेक्ट होगा, दिस वेट विल बी W12। x2 से जो z1 कनेक्ट होगा, दिस वेट विल बी W21, और x2 से जो z2 कनेक्ट होगा, दिस विल बी W22। देन इसके बाद फिर z1 से y कनेक्ट होगा, एंड देन z2 से y कनेक्ट होगा, एंड देन फाइनली यहाँ पर मिलेगा आपको आउटपुट। तो z1 से जो y कनेक्ट हो रहा है, सपोज कीजिए कि इसका जो वेट है दैट इज v1, z2 से जो y कनेक्ट हो रहा है दिस वेट इज v2। देन ये एडलाइन को हमने मैडलाइन में मतलब by connecting several add line a madline network is made, तो यहाँ पर जो बायस होगा that bias will be V1। ये Z2 पर भी एक बायस होगा, this bias will be V2, एंड एक बायस जो है ना यहाँ पर Y पर भी एक बायस आएगा, that bias will be V3। ये मेडलाइन नेटवर्क क्लियर हुआ। सो सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज इनिशियलाइज वेट एंड बायस। अच्छा एक और चीज कि अगर हम MR1 ये अब जो ना इस एल्गोरिथम की अगर हम बात करें, तो इस एल्गोरिथम में ये एल्गोरिथम दिस वाज, ये मैंने ऑलरेडी आपको पहले बताया था कि दिस वाज प्रपोज्ड बाय विड्रो एंड हॉफ इन 1960। और दूसरी चीज कि इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ये है कि वेट ऑफ हिडन एडलाइन यूनिट्स या फिर हिडन लेयर इज ओनली एडजस्टेड। अगर वेट एडजस्ट करेंगे, जैसे हमने परसेप्ट्रॉन में पढ़ा था, तो परसेप्ट्रॉन में हम सारे वेट एडजस्ट कर रहे थे, इसमें हम जो एडजस्ट करेंगे वो कौन से एडजस्ट करेंगे, केवल वेट ऑफ हिडन लेयर, जबकि वेट ऑफ आउटपुट यूनिट इज फिक्स्ड। वेट ऑफ आउटपुट यूनिट इज फिक्स्ड। ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है रिलेटेड टू दिस एल्गोरिथम। जब वेट एडजस्ट कैसे करेंगे, इसके लिए ये पूरा एल्गोरिथम एक्सप्लेन करते हैं कि इसको कैसे एडजस्ट करना है। तो सबसे पहले इनिशियलाइज वेट एंड बायस, जब ये आपको इनको एडजस्ट करना है, वेट बायस एंड एक और चीज, एंड एक और आप करते थे उसमें क्या, लर्निंग पैरामीटर या लर्निंग रेट। लर्निंग रेट क्या होती थी, अल्फा। जब इन्हें आपको एडजस्ट करना है और इनिशियली अगर आपको बताना है, तो ये V1 की वैल्यू V1 दिस कैन बी assumed as V1 and V2, this can be assumed as 0.5। V3 जो है इसको भी आपने 0.5 एज्यूम कर लिया, एंड जो अदर्स हैं, एंड अदर्स विल बी assigned as
स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, ये स्टेप 1 है। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट इज स्टेप 2। मैं अभी यहाँ पर पूरा एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, तो इसलिए स्टेप 1 स्टेप 2 सारी चीज यहाँ पर लिखूंगा। इसके बाद क्या होगा, जब इस एल्गोरिथम को इम्प्लीमेंट करके हम मेडलाइन में एक्सओर को सॉल्व करेंगे, तब ये स्टेप 2 और स्टेप 3 फिर इस तरीके से नहीं आएगा, तब हम इनका केवल एप्लीकेशन देखेंगे। सो देन स्टेप 2 इज व्हेन stopping condition is false. When stopping condition is false means stopping condition पूरी नहीं हो रही है, तो क्या होगा, algorithm will run. तो complete step 3 to step 9, अगर स्टॉपिंग कंडीशन पूरी हो रही होगी तो क्या होगा, एल्गोरिथम स्टॉप हो जाएगी। बट स्टॉपिंग कंडीशन मैच नहीं कर रही मींस एल्गोरिथम विल मूव अहेड। देन नेक्स्ट इज स्टेप 3। जो स्टेप 3 है, दैट स्टेप इज फॉर ईच बाइपोलर ट्रेनिंग, फॉर ईच bipolar training, step repeat step 4 to 8। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप इज step 4, that step 4 is set activation of input units। set activation of input units। देन इसके बाद होगा आपका जब set activation of input units means xi will be equal to si for I is equal to 1 to n। यानी ये जो xi है ना, xi means x1 x2 इन सब के लिए। फिर नेक्स्ट इज स्टेप 5, स्टेप 5 है, ये पॉइंट जो है ना, जो इसके बाद के जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है और उनको आपको याद रखना है। स्टेप 5 में कैलकुलेट नेट इनपुट ऑफ हिडन एडेलाइन यूनिट्स। नेट इनपुट कौन से हिडन एडेलाइन यूनिट्स कौन सी हैं? अगर इसमें देखोगे तो हिडन एडेलाइन यूनिट कौन सी है, Z1 एंड Z2। तो Z1 Z2 का नेट इनपुट कैलकुलेट करेंगे, और जो Z1 Z2 का नेट इनपुट है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, X1 X2 B1 एंड B2। अगर Z1 के लिए करेंगे तो इट विल डिपेंड ऑन X1 X2 एंड B1, और Z2 के लिए करेंगे तो इट विल डिपेंड ऑन X1 X2 एंड B2। तो ये जो नेट इनपुट कैलकुलेट करना है, इस नेट इनपुट के कैलकुलेशन का जो फॉर्मूला है वो क्या होगा, अगर हम इसी इक्वेशन से देखें या ऊपर वाले फिगर से देखते हैं, तो Z in 1 मींस यहां पर, दिस विल बी इक्वल टू B1 प्लस W11 X1 प्लस W21 X2, ये होगा। Z in 1 will be equal to B1 plus X1 W11 plus X2 W21।
then Z in 2 will be equal to B2 plus X1 W12 plus X2 W22। यहां तक तो ये तो हमने पिछले वाले केस में भी करते थे, हम इनका नेट इनपुट कैलकुलेट कर रहे होते थे। फिर इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, स्टेप 6, इस स्टेप 6 में फाइंड आउटपुट ऑफ हिडन यूनिट्स। आउटपुट ऑफ हिडन यूनिट्स कैलकुलेट करना है, मींस इस जेड इन 1 के करस्पॉन्डिंग इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा। अगर यहाँ पे हम बाइनरी की बात करते हैं या फिर सॉरी बाइपोलर आउटपुट की बात करते हैं, तो जो जेड इन 1 होगा इसके अकॉर्डिंग जो इस Z1 का जो आउटपुट है वो या तो -1 होगा या फिर +1 होगा। तो इसके एक्टिवेशन फंक्शन के बेसिस पर ये Z1 और Z2 का आउटपुट कैलकुलेट कर लेना है। ये जो हम पिछले जो भी हमने न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं उनमें हम ये कैलकुलेट करते रहे हैं ऑलरेडी। तो जो इससे जो आउटपुट निकलेगा दैट आउटपुट विल बी Z1, दिस विल बी फंक्शन ऑफ Z in 1, और जो Z2 है दैट विल बी फंक्शन ऑफ Z in 2। यहाँ पर ये सारी चीजें मैं इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि ये एल्गोरिथम लिख रहा हूँ, तो एल्गोरिथम में हर एक स्टेप पूरे तरीके से लिखा होना चाहिए, इसलिए ये लिख रहा हूँ। अदरवाइज अभी जब सॉल्व करेंगे इसको तब ये इस तरीके से नहीं, तब फिर दूसरे तरीके से लिखा जाएगा। देन इसके बाद आएगा स्टेप 7। स्टेप 7 में अगर आप देखोगे तो ये जो इस नेटवर्क को हम फॉलो करते हुए चलते हैं, X1 और X2 पर डिपेंड कर रहा है Z1 और Z2 का आउटपुट। तो अब हमने यहाँ से सॉल्व करते करते सबसे पहले हमने Z1 के लिए सॉल्व किया इनपुट, देन Z1 का जो इनपुट आया उसके अकॉर्डिंग इसका जो आउटपुट होगा, देन Z2 पर जो इनपुट है उसके अकॉर्डिंग इसका आउटपुट होगा। तो अब आउटपुट आ गया हमारे पास, Z1 आउटपुट है एंड Z2 आउटपुट है। ये जो आउटपुट है इनमें वेट मल्टीप्लाई होगा V1 एंड V2, वो फॉर्म करेंगे इनपुट ऑफ Y, और इसमें जो इनपुट ऑफ Y है उस पर एक इफेक्ट किसका रहेगा, B3 का। पर इस एल्गोरिथम के हिसाब से ओनली हम ये 4 वेट एडजस्ट करेंगे, ये V1 V2 एडजस्ट नहीं करेंगे। तो V1 V2 और B3 ये हमने ऑलरेडी फिक्स कर रखे हैं। V1 इज 0.5, V2 इज 0.5 एंड B3 इज 0.5। तो जो आउटपुट होगा Z1 और Z2 का वो इन कॉम्बिनेशन विद दिस V1 V2 एंड B3 डिसाइड करेंगे इनपुट ऑफ दिस Y, एंड देन activation function at this point will decide the output of this Madeline network। तो जो नेक्स्ट स्टेज है जो स्टेप 7 में हम कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर दैट विल बी Y, क्योंकि अब हम पहुंच गए हैं कौन से स्टेज पर, Y पर। तो दिस विल बी Y in एंड दिस विल बी इक्वल टू B3 इसका बायस है प्लस Z1 multiplied by V1 plus Z2 multiplied by V2। इसमें जो एक्टिवेशन फंक्शन हमने लगाया उस एक्टिवेशन फंक्शन के बाद आप यहां पर डिसाइड करोगे आउटपुट विल बी डिसाइडेड, आउटपुट विल बी फंक्शन ऑफ दिस Y in। यहां तक के सारे स्टेप्स हम अभी तक करते आए हैं किसी न किसी फॉर्मेट में। अब जो स्टेप है वो डिफरेंट होगा इसमें, दैट इज स्टेप 8। ये इस एल्गोरिथम में डिफरेंट होगा। अगर टारगेट और वेट टारगेट एंड आउटपुट, तो पहला केस कौन सा होगा इसमें, केस 1 कि टारगेट इज इक्वल टू Y या टारगेट इज इक्वल टू आउटपुट, तो फिर नो चेंज इन वेट इज रिक्वायर्ड, क्योंकि हमें वेट एडजस्ट करना है। सो अगर टारगेट एंड आउटपुट दोनों ही एक जैसे हैं तो नो चेंज इज रिक्वायर्ड।
दूसरी कंडीशन कौन सी हो सकती है कि जो टारगेट है वो आउटपुट से मैच न कर रहा हो, सो देन टारगेट विल नॉट बी इक्वल टू y। देन अब यहां पर जब टारगेट y के इक्वल नहीं है, मींस टारगेट आउटपुट के इक्वल नहीं है, तो फिर कौन सा केस बन सकता है? या तो जो टारगेट है, या तो टारगेट भी दो फॉर्मेट में है ना, ओनली टू वैल्यू ऑफ टारगेट्स हैं। दो वैल्यू कौन सी हैं? +1 एंड -1। तो अगर टारगेट आउटपुट के इक्वल नहीं है, तब दो केस बन सकते हैं कि टारगेट या तो +1 होगा या फिर -1 होगा। तो सेकंड केस में if target is +1, अगर टारगेट 1 है तब वेट जो अपडेट होंगे वो डिफरेंट तरीके से होंगे, और अगर -1 है तब डिफरेंट तरीके से होंगे। सो इफ टारगेट इज +1, देन जो wij new, this will be equal to wij old plus alpha, then 1 minus z in j multiplied by xi। और b को भी आपको एडजस्ट करना होगा, तो b new will be equal to bj old plus alpha 1 minus z in j। इसमें xi का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, जबकि उसमें हम क्या कर रहे थे, उस केस में जो है ना, प्रीवियस केस में xi का मल्टीप्लाई कर रहे थे, b के लिए नहीं करेंगे। तो एक कंडीशन तो ये हो सकती है कि इफ टारगेट इज 1 एंड इफ टारगेट इज -1। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है? इफ टारगेट इज -1, देन तब जो वेट अपडेट होंगे वो दूसरे तरीके से होंगे, और वो जो अपडेट करने का तरीका है दैट इज wik new, this will be equal to wik old plus alpha 1 minus z in j xi, और जो b के न्यू के वेट को भी, बायस को भी आपको एडजस्ट करना है, दैट विल बी इक्वल टू b के ओल्ड प्लस अल्फा, सॉरी ये +1 नहीं, ये -1 होगा, देन अल्फा -1 माइनस जेड इन, ये k होगा और ये भी k होगा, क्योंकि हम यहाँ k ले रहे हैं, अगर j लेते तो यहाँ j हो जाता। तो b के ओल्ड प्लस अल्फा -1 माइनस जेड इन k। अब इन दोनों में डिफरेंस देखो, इफ टारगेट इज 1, अगर यहाँ टारगेट 1 है तो ये क्या लिया है आपने? +1, और अगर टारगेट -1 है तो यहाँ पर लिया है -1, अदरवाइज ये दोनों एक ही है। तो जब भी हम वेट एडजस्ट करेंगे तो प्रीवियस इक्वेशन जो हमने परसेप्ट्रॉन की जो ट्रेनिंग पढ़ी थी, परसेप्ट्रॉन ट्रेनिंग में हम वेट किसी दूसरे इक्वेशन से एडजस्ट करते थे, बट यहाँ पर और एक और चीज कि परसेप्ट्रॉन की ट्रेनिंग में हम ये नहीं देखते थे कि टारगेट +1 है या टारगेट -1, वहां पर हम केवल ये चीज चेक करते थे कि इफ टारगेट इज इक्वल टू आउटपुट, अगर आउटपुट के इक्वल है देन ओके, अगर टारगेट उसके इक्वल नहीं है आउटपुट के, देन एडजस्ट द वेट। यहाँ पर ये तो चेक कर ही रहे हैं कि इफ टारगेट इज इक्वल टू आउटपुट और नॉट, पर साथ में ये भी चेक कर रहे हैं कि टारगेट हमारा +1 है या -1 है। यहाँ पर हमने चेक किया ना, स्टेप 8 केस 1, अगर
t इज इक्वल टू y मीन्स इफ टारगेट इज इक्वल टू आउटपुट, तो कोई चेंज की जरूरत नहीं है। बट अगर टारगेट आउटपुट के इक्वल नहीं है तब हम चेक करेंगे कि टारगेट हमारा +1 है या फिर -1 है। अगर +1 है तब इस इक्वेशन से वेट चेंज करेंगे, अगर -1 है तो इस इक्वेशन से चेंज करेंगे। देन इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, नेक्स्ट स्टेप इज जब वेट चेंज करने के बाद फिर से जो लास्ट स्टेप है दैट इज स्टेप 9। स्टेप 9 is again check for stopping condition, test for stopping condition। और अगर कंडीशन स्टॉप हो रही है, कंडीशन इस तरीके से है कि जो ना जो कंप्लीट एल्गोरिथम है उसको स्टॉप हो जाना चाहिए तो स्टॉप हो जाएगा, अगर नहीं है देन वो रिपीट। और जो स्टॉपिंग कंडीशन है, स्टॉपिंग कंडीशन आप किसी भी तरीके से डिसाइड कर सकते हो। दिस स्टॉपिंग कंडीशन में बी चेंज इन वेट। आप ऐसा करो कि ये बोलो कि चेंज इन वेट में बी किसी में, जैसे हमने डेल्टा में पिछले वाले में चेंज बताया था कि वहां पे 1 है या 0 है या -2 है या -3 है, यहाँ पर पॉइंट्स में आएगा। तो स्टॉपिंग कंडीशन आप चेंज इन वेट बता सकते हो कि चेंज इन वेट इज 0.2, देन दिस एल्गोरिथम शुड स्टॉप। और दूसरा जो ऑप्शन हो सकता है नंबर ऑफ इपोच, नंबर ऑफ इपोच आप ये कह सकते हो कि अगर नंबर ऑफ इपोच 2 हैं या 3 है या 5 हैं तो 2, 3, 5 जो भी कंडीशन आपको बतानी है उस कंडीशन के हिसाब से वो चेंज हो सकता है, कि वो कंडीशन हो सकती है कि आपने इपोच डिसाइड कर दिए 5, तो 5 इपोच कंप्लीट हो गए, तो 5 इपोच कंप्लीट होने के बाद ये जो आपके एल्गोरिथम है वो स्टॉप हो जाए। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन था इस एल्गोरिथम का। देन इस एल्गोरिथम को यूज करके जो ये क्वेश्चन है एक्सॉर का इम्प्लीमेंटेशन, ये जो है ना, जो अभी इसके बाद वाले जो नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास में इसका एक्सॉर का इम्प्लीमेंटेशन हम पढ़ेंगे कि इसको एक्सॉर में इम्प्लीमेंट एक्सॉर का इम्प्लीमेंटेशन इन मैडलाइन यूजिंग दिस एल्गोरिथम किस तरीके से होगा। तो अभी तो आपको ये बहुत ज्यादा जो है ना केवल इसके स्टेप्स क्लियर हुए हैं, बट इसका एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन किस तरीके से करेंगे वो नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है।